सो हेलो गाइस, माई सेल्फ दीपक। तो हम लोग सेक्शन बी करने वाले हैं, जो कि आईआईटी जेईई एडवांस ने जो सैम्पल पेपर रिलीज करा। तो सेक्शन बी का अपन लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है कि लेट एफ इज सच दैट फ्रॉम -1 to आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई। हमारे पास इसने दे रखा है कि एफ ऑफ एल्फा है, जो कि इंटीग्रेशन है फ्रॉम -पाई टू पाई एंड डी थीटा अपॉन 1 - अल्फा कॉस थीटा। तो इसने कहा है कि जो अल्फा आपका वो मॉड ऑफ अल्फा लेस देन 1 है। इसका मतलब है कि जो आपका अल्फा है वो -1 से 1 के बीच में घूम रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसे इंटीग्रेट करके यहाँ से हम लोग एफ ऑफ अल्फा निकालेंगे। तो लिखते हैं अपना फंक्शन। तो हमारे पास लिखा है एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एंड लिखा है अपने पास डी थीटा अपॉन 1 - अल्फा कॉस थीटा, ऐसा कुछ लिखा है। तो जब अपन इसको देखते हैं ना, तो यहाँ पे हमें एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी की फील आती है, जो कि ऑड इवन प्रॉपर्टी है। क्योंकि जो लिमिट है एक्चुअली वो कहाँ से कहाँ जा रही है, -पाई टू पाई। तो हमें फील आती है कि अगर ये -a टू a है और फंक्शन एफ ऑफ एक्स है कोई, है ना, तो अगर ये फंक्शन ऑड होता तो इसका आंसर कितना होता, 0। और यही फंक्शन कैसा हो, इवन हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो लिखते हैं पहले कि अगर हमारा कभी भी इंटीग्रेशन में इस तरीके से क्वेश्चन जा रहा है कि -a टू a और यहाँ पे लिखा हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब कंडीशन ऐसे कि अगर हमारा फंक्शन यहाँ पे कैसा है, फंक्शन अगर अपना ऑड है तो ऑड वाले केस में इसका आंसर कितना होता है, 0। और यही फंक्शन कैसा अपना, अगर फंक्शन इवन हो जाए तो इवन वाले केस में इसका आंसर कितना हो जाता है, 2 टाइम्स लिमिट हमारी 0 टू a जाएगी और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और हम इसको आगे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो पहले हम इस अंदर वाले फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शन का जो है वो ऑड है या इवन है। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि भाई एफ ऑफ थीटा जो है हमारे पास वो कितना है, वो है हमारे पास 1/1 - अल्फा कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे थीटा को माइनस थीटा से, तो कितना आ जाएगा एफ ऑफ माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा हमारे पास 1/1 - अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस माइनस थीटा। अब अपन सबको पता है कि जो कॉस होता है वो माइनस खा जाता है, तो कॉस माइनस खाएगा तो बाहर क्या आएगा अपने पास, तो अपने पास आ जाएगा 1/1 - अल्फा कॉस थीटा। यानी फाइनली हमारे पास क्या निकल गया है, फाइनली अपने पास आया एफ ऑफ थीटा, यानी एफ ऑफ माइनस थीटा जो है वो हमारे पास आ गया किसके बराबर, एफ ऑफ थीटा के बराबर। अगर ऐसा हुआ तो ये फंक्शन कैसा है, फंक्शन हमारा इवन है। तो फंक्शन इवन वाली कंडीशन कौन सी है हमारे पास, तो हम ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लेके आते हैं इसको। तो हमारा इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा कि भाई एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2 टाइम्स, और हमारी लिमिट जाएगी 0 टू पाई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डी थीटा अपॉन में 1 - अल्फा कॉस थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे सोचना है कि इससे इंटीग्रेट कैसे करें फंक्शन को। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में, हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो जो हमारा फंक्शन है वो हमारे पास इस तरीके से कि भाई एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू है अपने पास 2 टाइम्स इंटीग्रेशन है हमारा कहाँ से का, 0 टू पाई, और इधर लिखा हमारे पास डी थीटा और अपॉन में है 1 - अल्फा कॉस थीटा। अब सोचते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो हम सबने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में कि भाई जो कॉस 2 थीटा होता है, तो कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, तो भाई जो कॉस 2 थीटा होता है वो हमारा होता है, उसे हम कभी भी लिख सकते हैं 1 - 10 स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। मतलब इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, जब एंगल 2 थीटा था तो मैं यहाँ कहाँ पे गया, मैं थीटा में गया। अब सोच के देखो, यहाँ पे कॉस थीटा हमारा, तो इधर कॉस थीटा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 - 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे क्या आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी जब एंगल 2 थीटा था तो यहाँ पे हाफ हुआ, और इधर जब एंगल कितना था अपना थीटा है, तो इधर भी क्या हुआ हमारा हाफ, और हाफ एंगल कितना होगा, थीटा बाई 2। अच्छा, इसे रिप्लेस कर लेते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ अल्फा कितना आ गया भाई, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास लिमिट हमारी 2 टाइम्स, और यहाँ से 0 टू पाई हम लोग चल रहे हैं, और ये हो जाएगा अपना डी थीटा और अपॉन में कितना हमारा 1 माइनस, और इधर है अल्फा, और इधर रख देते हैं हम लोग कितना 1 - 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा 1 + 10 स्क्वायर थीटा बाई 2।
अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एलसीएम लेते हैं इसका, तो देखते हैं कितना बनता है। तो सोचो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू एलसीएम है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एल्फा बराबर 2 टाइम्स 0 टू पाई, और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू कितना होगा आप अपना, तो हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, और इधर हो जाएगा हमारा डी थीटा। नीचे देख लेते कि भाई नीचे हमारे पास क्या क्या बचा, तो नीचे अपने पास 1 प्लस यहाँ पे है टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और इधर की तरफ हमारा माइनस एल्फा इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो कहानी में यहाँ तक पहुँचे अपन लोग, है ना। अच्छा, अब सोचते हैं क्या किया जाए, तो अब इजीली हम देख सकते हैं, कई बार हम बेसिक इंटीग्रेशन करते हैं ना, तभी भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि क्यों ना टेन थीटा बाई टू को मैं जाके सब्सटीट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, तो इधर चलते हैं और यहाँ पे टेन थीटा बाई टू को हम लोग क्या रख लेंगे टी के बराबर। तो आप इसे करो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, और जिसे आपने थीटा माना है उसका हमें दोबारा क्या करना है यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बाई टू और आ जाएगा, और इधर हो जाएगा अपना डी थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बाई टू और डी थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा अपना, तो यहाँ से हो गया कि भाई एफ ऑफ एल्फा जो है, अब हमें पता है कि आपने यहाँ पे क्या यूज करा, आपने सब्सटीट्यूशन यूज करा है, तो लिमिट भी चेंज होगी। तो इधर आते हुए ना, जब आपकी लिमिट जीरो थी यहाँ पे, तो आप जब थीटा पे यहाँ पे जीरो रखोगे तो ओवरऑल क्या बन जाएगा टेन जीरो, तो टेन जीरो कितना होता है अपना जीरो, यानी यहाँ पे तो जीरो ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे पाई है, हमारी लिमिट कहाँ पे अप्रोच कर रही है पाई, तो पाई है तो यहाँ पे हम पाई रखते हैं इस जगह पे, तो पाई रखेंगे तो कितना आएगा, तो ये बन जाएगा टेन पाई बाई टू, और टेन पाई बाई टू कहाँ पे अप्रोच करेगा, टेन पाई बाई टू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया अपना, यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया। तो अब हम पूरा रिप्लेस कर देते कि भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, डी थीटा की जगह पे आ जाएगा अपना कितना टू टाइम्स डी टी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे टू टाइम्स डी टी हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा एल्फा इंटू वन माइनस टी स्क्वायर, ऐसा कुछ मिल जाएगा। मतलब यहाँ तक हम लोग आगे इंटीग्रेशन में, अब इसमें आगे सोचते हैं ना, तो नेक्स्ट पेज चलते हैं अपन लोग। हाँ, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, तो भाई हमारे पास है कि एफ ऑफ एल्फा जो है वो बराबर है, यहाँ पे 2 था और हमारा इंटीग्रेशन अभी टी में चल रहा है, तो यहाँ पे लिमिट 0 थी, यहाँ पे इन्फिनिटी था, और यहाँ पे था हमारा 2 टाइम्स डी टी, और नीचे कितना आया था अपना 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे था माइनस का एल्फा बाहर था, और इधर कितना था अपना 1 माइनस टी स्क्वायर। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, यही था 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट है, ठीक है। देखते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट 2 टाइम्स डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस एल्फा और 1 माइनस टी स्क्वायर, मतलब हमारा सही चल रहा है, तो ठीक है आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, तो एफ ऑफ एल्फा बराबर अपने पास हो जाएगा कितना, तो 2 टाइम्स, अच्छा इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स डी टी, और इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो कितना बन जाएगा अपना ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एल्फा और माइनस माइनस प्लस और एल्फा टी स्क्वायर, इस टाइप से। एक काम करते हैं, इस ये भी टी स्क्वायर है और ये भी टी स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट एल्फा यहाँ पे, तो हम इसको एक तरफ ले लेते हैं, टी स्क्वायर वाली टर्म को एक तरफ, तो कितना आ जाएगा अपने पास कि भाई लिमिट है हमारी कहाँ से का, जीरो से इन्फिनिटी लिमिट चल रही है, ये हमारा 4 टाइम्स डी टी, और अपॉन में है हमारे पास कितना, जब अपन इनको साथ में लेंगे ना, ये टी स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस में एल्फा इंटू टी स्क्वायर है, तो मैं यहाँ से टी स्क्वायर को बाहर ले सकता हूँ, तो टी स्क्वायर जैसे ही बाहर आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस एल्फा दिखेगा इस टाइप से, और इधर की तरफ क्या हमारे पास, इधर की तरफ 1 माइनस एल्फा, यानी प्लस लगा है ब्रैकेट में 1 माइनस एल्फा रख दिया। अब आगे सोचते हैं आगे क्या करा जाए ना, तो एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ से अगर 1 प्लस एल्फा कॉमन ले लूँ तो मुझे कैसा दिखेगा, अगर मैं इधर से 1 प्लस एल्फा को कॉमन निकाल लूँ तो मुझे दिखाई देगा कि ये इंटीग्रेशन अपना कहाँ से कहाँ है, जीरो से इन्फिनिटी चल रहा है इंटीग्रेशन, और इधर है हमारे पास 4 टाइम्स डी टी, और अपॉन में है अपने पास कितना, अगर मैं यहाँ से 1 प्लस एल्फा को बाहर निकाल लूँ तो इधर कितना आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस एल्फा, मैंने क्या करा इसको बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकाला तो इधर कितना आ जाएगा, इधर टी स्क्वायर आ जाएगा, इधर देखो इधर की तरफ आ जाएगा अपने पास 1 माइनस एल्फा, और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एल्फा जैसा कुछ, मतलब यहाँ तक पहुँच गया।
अच्छा, अगर अब इस इंटीग्रेशन को देखा जाए तो यहाँ पे अपन को एक फील आएगी। कौन सी फील? अपन ने पढ़ रखा है कि अगर कभी भी ऐसा लिखा है डी टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो हम उसका इंटीग्रेशन जानते हैं वो क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी बाई ए, तो वो इजीली हो जाएगा। पर यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो ए स्क्वायर नहीं दिख रहा तो अपन इसे बना सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं इसको रूट में ले जाऊँ, भाई रूट में रख दिया मैंने और इधर लगा दिया स्क्वायर, तो अभी हमें दिखेगा कि भाई हमें वाले इंटीग्रेशन की फील आ गई है। तो अब क्या करें अपन लोग, तो अब एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं भाई सीधा सीधा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा तो कितना आ जाएगा, ये है अपने पास, अब 4 को बाहर निकाल दिया मैंने ना, 4 आ गया बाहर, इधर है हमारे पास 1 प्लस अल्फा, इसे कर दिया ब्रैकेट में बंद। अब कितना आएगा 1 बाई ए, तो ए हमारे पास ये अंदर का जो भी फंक्शन रखा है ये है, तो ए कितना हो जाएगा, तो जैसे ही आप 1 डिवाइड बाई ए करोगे तो मैं इसे पलट के लिख देता हूँ। पलट के कितना बनेगा, ये रूट में 1 प्लस अल्फा बन जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, रूट में 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, मतलब इस तरीके से आ जाएगा। तो 1 बाई ए हो गया, फिर कितना आ जाएगा अपना 10 इनवर्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा t अपॉन ए, तो t तो इधर हो गया, अब a में यही आएगा तो इसको वापस पलट के लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई में कर देते हैं, रूट में कितना 1 प्लस अल्फा ऊपर और नीचे आ जाएगा रूट में 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ तक पहुँच गए। अभी अपनी लिमिट देख लेते हैं कि भाई लिमिट कहाँ से कहाँ चल रही है, तो इनको तो बाहर रखते हैं, लिमिट है अपनी 0 से इन्फिनिटी। अब सोचते आगे ना, तो भाई अगर ध्यान से देखें तो मैं इसको इससे काट सकता हूँ, तो काटोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक रूट का 1 प्लस अल्फा अभी भी बच जाएगा, ऐसा है। तो इधर कितना आ जाएगा अपने पास, तो इधर लिखते हैं कि भाई यहाँ से मेरे पास बचा 4 अपॉन, इसे मल्टीप्लाई भी कर दे तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अंदर क्या बन जाएगा, रूट में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट रखते हैं पहले, तो सोचो थोड़ा सा ना, अगर मैं यहाँ पे अपर लिमिट रखता हूँ तो इन्फिनिटी रखा भाई टी की जगह पे, तो इन्फिनिटी, अब 10 इनवर्स इन्फिनिटी, मतलब अब 10 में इन्फिनिटी कौन सा एंगल पे आता है, तो 10 में इन्फिनिटी आता है पाई बाई 2 पे, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे कि भाई यहाँ पे आ गया हमारा पाई बाई 2। लोअर लिमिट रखोगे तो कितना आएगा माइनस, आप जैसे ही जीरो रखोगे तो 10 इनवर्स जीरो, 10 इनवर्स जीरो कितना होता है जीरो, के भाई 10 में जीरो कौन से एंगल पे आता है, तो वो जीरो पे आता है। तो यहाँ से फाइनली अपने पास ऐसा कुछ है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास क्या लिखा, अब इसको काट देते तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो मेरे पास क्या मिला 2 पाई अपॉन में है रूट में कितना हमारा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अच्छा, ये जो मेरे पास निकल के आया यही अपना क्या है एफ अल्फा, और हमें इसी की तलाश थी। अब जैसे ही हमें ये मिल गया तो हम आगे के क्वेश्चंस को बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या अपना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो लिमिट है वो कहां से कहां जा रही है, 1/2 से 1/√2 जा रही है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो रख के देख लेते भाई क्या दिक्कत है ना। तो आप रखोगे तो कितना आएगा आपके पास, एक मिनट हम लोग थोड़ा सा पेज ऐड करते हैं एक बार, तो ऐसा ना, तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करें कि वो ट्रू है फॉल्स है ना। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि जो इंटीग्रेशन है वो है हमारा कहाँ से कहाँ 1/2 से 1/√2 है, और इधर है एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो देखते कितना आता है। अब वो तो अल्फा में था एफ ऑफ अल्फा, तो अल्फा की जगह पे एक्स डालेंगे तो जो फंक्शन है वो एक्स में आ जाएगा। तो करते हैं भाई आगे ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 1/2 है हमारा और इधर 1/√2 हमारी लिमिट जा रही है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई और अपॉन में रूट में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, आप सोचते हैं ये भी बहुत इजी इंटीग्रेशन, अगर आप देखो तो अगर मैं 2 पाई बाहर निकाल लूँ तो 2 पाई बाहर निकाल लूँ तो ये कितना डी एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि कितना होता है साइन इनवर्स एक्स होता है। तो मैं डायरेक्टली इसे लिख रहा हूँ कि ये मेरा कितना बन जाएगा, यहाँ पे 2 पाई आ गया बाहर और इधर इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना साइन इनवर्स एक्स, और इधर है हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ 1/2 से 1/√2 अपनी लिमिट जा रही है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पाई, और इधर रखते हैं अपर लिमिट तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा हमारा कितना 1/√2, और इधर की तरफ हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स 1/2, मतलब ऐसा आ गया अपने पास। तो ये है कहानी में 2 पाई और इधर की तरफ साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन में 1/√2 कौन सा एंगल पे होता है, तो हम सबको पता है कि π/4 पे आता है। तो इधर रख दिया हमने π/4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब 1/2 कौन सा एंगल पे होता है 1/2 30 पे होता है, 30 बोले तो कितना π/6, तो इतना है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 12 और 4 3 जा 12, तो ये 3 पाई हो जाएगा, माइनस 6 2 जा तो ये 2 पाई। तो फाइनली मेरे पास कितना है, मेरे पास आया 2 पाई और इनटू कितना हो जाएगा अपने पास, ये है पाई डिवाइड बाई 12, तो इससे कट जाएगा
ऐसा, तो ये कितना आ रहा हमारा पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6। तो पहले ऑप्शन में मुझे पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6 जैसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो देखते हैं भाई। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अपना जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। तो इससे अपन लोग पहले क्रॉस करते हैं कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो रॉन्ग है। अच्छा, सेकंड पे आते हैं कि अगर अल्फा √3/2 है तो देन 10 f ऑफ अल्फा क्या 0 के बराबर है? तो एक बार रख के देख लेते हैं भाई, चलो चलते हैं। तो इसका कहना है कि अल्फा किसके बराबर है, अल्फा अगर √3/2 के बराबर है, तो बी ऑप्शन पे चल रहे हैं अपन लोग। तो बी ऑप्शन में बोला कि इफ अल्फा इज इक्वल टू √3/2, अगर अल्फा आपका √3/2 है, तो इसने क्या बोला अपन से, तो अपन को कितना बताना है कि 10 यहां पे रखा है इसने एफ ऑफ अल्फा, वो किसके बराबर होगा, मतलब 0 के बराबर। अच्छा सॉरी, 0 उसने दे रखा है कि या 0 के बराबर है या नहीं है। तो हमारा एफ ऑफ अल्फा कितना है, एफ ऑफ अल्फा अभी अभी अपन ने लिखा था कि भाई ये है अपना कितना 2 पाई अपॉन में रूट में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर था। अब सोचो अगर मैं यहाँ पे से रख दूँ तो कितना हो जाएगा। अब अल्फा की जगह पे कितना रखना है, तो अल्फा की जगह पे मैंने रख दिया कितना √3/2। अल्फा की जगह पे √3/2 रखा क्योंकि इनपुट इसने √3/2 दिया है, तो इधर कितना आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में हो जाएगा रूट में कितना आ जाएगा 1 माइनस, अब √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, तो ये 3/4 होगा। तो ये कितना बन जाएगा 4 - 3 यानी 1/4, तो रूट में 1/4 तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाके 2 ही बन जाएगा, यानी ये फाइनली कितना आ गया 4 पाई। मतलब मेरे पास कितना आ गया, ये 4 पाई के बराबर आ गया। तो 4 पाई के बराबर आ गया, तो आगे हमें क्या चाहिए, इसका कहना है कि अगर मैं यहाँ पे कितना रखूँ एफ ऑफ, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा अल्फा कितना रहा है इस वाले केस में √3/2, तो अगर मैं यहाँ पे ला के कितना रख दूँ 4 पाई रख दूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 4 पाई रखूँगा तो 4 पाई रखने पर 10 4 पाई कितना होता है, तो 10 4 पाई भाई साइन 4 पाई और अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस 4 पाई, तो साइन 4 पाई कितना होता है अपना 0। तो फाइनली ये भी कितना बन जाएगा अपना, यानी ये 0 आ गया। तो इस वाले केस में इसका आंसर 0 है। तो देखते हैं भाई इसने क्या आंसर दिया अपन को। तो इधर का जो आंसर है वो कैसा अपना रॉन्ग है या राइट है। तो अल्फा √3/2 है, तो 10 ऑफ एफ ऑफ अल्फा 0 के बराबर, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, ये सही है, मतलब ये सही है। फिर आगे चलते एक बार इसे चेक कर लेते हैं, डी को चेक करते हैं कि अगर मैं इंटीग्रेशन को 0 से 1/2 लेके जाऊँ और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो क्या ये पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 आएगा। तो देखते हैं एक बार, इंटीग्रेशन 0 से 1/2 लेके जाना अपन को, ध्यान रहे। तो नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं, तो चलते हैं कि भाई हमारा जो इंटीग्रेशन है इस बार क्या है, 0 से 1/2 बोला है उसने कि 0 से 1/2 लेके जाओ आप और इधर रखो एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। तो हमारा एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना, तो यहाँ से रखते हैं 0 से 1/2 अपना इंटीग्रेशन जा रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पाई और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स। ये पहले वाली कहानी होगी, मतलब ये वापस साइन इनवर्स एक्स होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ कि मैंने 2 पाई को रख दिया बाहर, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ पे एक्स। जो लिमिट है वो हमारी 0 से 1/2 चल रही है, तो इसे चलने दिया। इधर की तरफ आ जाते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई और इधर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, लोअर लिमिट है साइन इनवर्स 0, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे रखोगे तो ये 2 पाई है और इधर मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, अब साइन इनवर्स 1/2, तो साइन में 1/2 कब होता है, मतलब 1/2 कौन से एंगल पे आता है, तो वो आता है अपना 30 पे, 30 बोले तो पाई/6 पे आता है। इधर साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो इधर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3, यानी इसका आंसर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 है। तो एक बार चेक कर लेते हैं ये वाला कैसा है, सही है गलत। तो ऑप्शन डी का आंसर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 है, मतलब ये भी सही है, चलो टिक करते हैं सही है। तो चलते हैं, ये सही है। अब एक सी क्वेश्चन है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अल्फा, अल्फा हमारा कहां से कहा -1 से 1 के बीच में, सच दैट बीटा इज सच दैट कॉस इनवर्स बीटा जो है वो बराबर एफ ऑफ अल्फा के हैं और ये है इक्वल नॉट 5, मतलब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन है। अब इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज अजीब सी लिखी इसने, तो यहाँ पे ओवरऑल पता है क्या, इस लैंग्वेज को डिकोड करे तो क्या इसका मतलब कि भाई यहाँ पे कोई भी अल्फा की वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, यानी इसका कोई भी सोल्यूशन हो। तो ये क्या लिखा हमारे पास, बीटा इज सच दैट कॉस इनवर्स बीटा बराबर एफ ऑफ अल्फा। चलते हैं ना, तो इसे भी देख लेते एक बार। तो ये है हमारे पास
ऑप्शन नंबर सी है ये। तो एक बार ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। तो सी में बोला है कि भाई किसी भी अल्फा के लिए जो आपका कॉस बीटा है वो एफ ऑफ अल्फा के बराबर है या नहीं, है ना। तो देखते हैं एक बार। अल्फा हमारा कहाँ से कहा, -1 से 1। तो इसका कहना है कि ऐसा कोई भी अल्फा नहीं है जिसके लिए ये ट्रू है। तो देख लेते एक बार, है ना। तो सोचो, अच्छा ये कॉस इनवर्स बीटा है, तो अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स बीटा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना एफ ऑफ अल्फा, कितना अपना वो है अपना 2 पाई, और डिवाइड में हमारे पास कितना, रूट में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो देखते हैं क्या ये बराबर हो सकता है। अच्छा, हमें पता है कि कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है ना। तो यहाँ पे ये -1 से 1 जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे -1 से 1 भी इसको लेके जाऊँ तो ये ओवरऑल जो भी आएगा ये 2 पाई से क्या आएगा, बड़ा आएगा। और कॉस इनवर्स बीटा 2 पाई से बड़ा हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई किसी भी अल्फा के लिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही है, मतलब ये वाला। तो चलते हैं इस पे। तो क्या बोला, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अल्फा सच दैट, ये जो भी है ना। तो ये वाला हमारा क्या है कि भाई ये बात सही है इस वाले केस में कि किसी भी अल्फा के लिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसके हमारे पास कितने आंसर है, एक तो बी है, दूसरा सी है और तीसरा डी भी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसके बाद। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें सिर्फ इंटीग्रेशन था। अगर आप थोड़ा सा कॉस थीटा के बारे में सोच जाते हैं ना कि भाई अगर मैं कॉस थीटा को क्या रख दूँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता था। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये वाला देखते हैं, ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं। इसमें क्या अपने पास, हमारे पास है कि लेट v1 एंड v2 बी टू डिस्टिंक्ट नॉन जीरो वेक्टर्स। मतलब इसका कहना है कि सबसे पहले चीज़ें जो जो बोली गई है ना, इसको हम लोग एक बार दिमाग में लिख लेते हैं कि भाई क्या बोल रहा है। कि भाई v1 और v2 दो वेक्टर हैं और दोनों के दोनों वेक्टर कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। पहली चीज़ तो डिस्टिंक्ट वेक्टर है, और दूसरा नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब नल वेक्टर नहीं हो सकते ना। Define a sequence of vectors as follows: vn plus 2 is equal to vn cross vn plus 1 for n is greater than equal to 1। तो पहले लिख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या डिफाइन करिए इसने, कि भाई जो vn plus 2 है वो बराबर है किसके, ये है vn क्रॉस में है हमारे पास कितना, vn plus 1, और बोला है कि जो n है आपका वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा आप सोच कर देखते हैं कि n की वैल्यू रखे तो क्या आएगा। तो भाई अगर मैं यहाँ पे n कितना रखता हूँ, 1 रख दूँ, तो n 1 रखूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, v3। तो v3 आ जाएगा हमारा v1 क्रॉस कितना, v2। अब सोच के देखते हैं n को 2 रखते हैं, तो n को 2 रखोगे तो ये v4 बन जाएगा। v4 बना तो ये कितना हो जाएगा, n को आपने 2 रखा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, v2 क्रॉस v3। तो इस तरीके से चलेगा एंड सो ऑन, है ना। अब इसका क्या कहना है, लेट s इज इक्वल टू वी एन इट्स सच दैट n आपका 1 2 3। अच्छा तो s सेट में ये सारे वेक्टर्स हैं एंड t में इस तरीके से यूनिट वेक्टर्स हमारे पास, ठीक है। द वेक्टर 0 विद 0 मैग्नीट्यूड इज काउंटेड इफ इट ऑकर्स इन s। अगर मतलब ये जो जीरो वेक्टर है ना, तो वो अगर s में आता है तो उसे काउंट करेंगे, बाकी t में आता है तो नहीं करेंगे। अब सोचो क्यों नहीं करेंगे, अगर देखा जाए तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर। अगर मॉड में नीचे क्या आ गया, जीरो, अगर मॉड में जीरो है तो ये तो कैसा हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब ऑब्वियसली नहीं होगा काउंट, है ना। तो ठीक है फिर आगे चलते हैं, बट नॉट इन टी, है ना। इफ n ऑफ s डिनोट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट s, और आगे क्या, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सी ट्रू है, तो देखते हैं भैया ना। तो पहले सोचते कि s में कैसे कैसे वेक्टर्स आ सकते हैं। तो s जो है उसमें इस तरीके से हो सकता है, v1 v2 v3 एंड सो ऑन, चल इस तरीके से चल सकते हैं भैया ना। और इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, जो t में है यूनिट वेक्टर से, तो वो कितना हो जाएगा, जैसे कि v1 कैप हो जाएगा, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, v2 कैप, यूनिट वेक्टर से सारे के सारे, और इस तरीके से एंड सो ऑन। तो ये कहानी है पूरी की पूरी, है ना। तो पहला जो ऑप्शन है उसे देखते हैं, एक बार एनालाइज करते हैं कि देयर एग्जिस्ट वेक्टर्स v1 एंड v2 फॉर विच n ऑफ s 2 के बराबर है। तो पहली चीज इसे सोचो, n ऑफ s 2 के बराबर मतलब क्या है, कि जो सेट s है उसके अंदर 2 ही एलिमेंट हो। यानी हम ऐसे कोई v1 और v2 के ऐसे 2 वेक्टर्स अपन सोच सकते हैं जिसके लिए क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट s कितना हो, 2 हो। तो सोच के देखो भैया ना, मतलब इसका कहना है कि पहले वाले ऑप्शन में कि जो s है ना उसमें सिर्फ 2 ही वेक्टर होने चाहिए, v1 और v2 इसके अलावा ना हो। अगर हो तो वो कैसे हो सकते हैं, हो तो अब सेट है
तो मतलब V2 का सेम वेक्टर आ जाए। अब अपन को पता है कि सेम एलिमेंट क्या नहीं होते, सेट में काउंट नहीं होते, यानी अब जो V3 वेक्टर आया, या तो V3 वेक्टर बने ही ना, यहाँ पे पहली चीज तो कंडीशन ये कि V3 वेक्टर बने ही ना। अगर बन रहा है तो वो क्या हो, V1 और V2 के बराबर हो जाए। तो उस केस में क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, उसमें 2 ही एलिमेंट होंगे। तो एक तो ये केस अपने पास है ना, तो सोच के देखते हैं कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना कि V3 आए ही ना, है ना। तो सोच के देखते हैं कि जो V3 वेक्टर है वो अपना है क्या, V1 क्रॉस में V2 है, तो ये है अपने पास, है ना। तो अगर सोचे थोड़ा सा तो हम सोच सकते हैं कि अगर V1 क्रॉस V2 क्या हो, V1 क्रॉस V2 अगर V1 के बराबर हो जाए तो इस वाले केस में कितने वेक्टर होंगे हमारे पास, इस वाले सेट में 2 ही होंगे। अच्छा, एक और केस ये बन सकता है कि अगर V1 क्रॉस V2 कितना हो हमारा, V2 वेक्टर के बराबर ही हो जाए, तभी भी हमारे पास सेट में कितने होंगे, 2 वेक्टर होंगे। यानी V3 बराबर है किसके, हमारा V1 और V2 के अगर हो जाए तब जाके हम बोल सकते हैं कि भाई इस सेट में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। पर अब सोचते हैं कि क्या कभी भी V1 क्रॉस V2 V1 आ सकता है क्या, सोच के देखो। देखो ये जो वेक्टर है ना, सोच के देखो, आप V1 क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो यहाँ पे ना, तो ये जो वेक्टर है ये दूसरे प्लेन में लाई करेगा, यानी इनके परपेंडिकुलर होगा ये। अगर ये वेक्टर दूसरे प्लेन में लाई कर रहा है मतलब ये ऑब्वियसली डिफरेंट वेक्टर होगा, और ये भी कैसा होगा, डिफरेंट वेक्टर। मतलब 3 तो अपन को मिल गए, मतलब तीसरा आ रहा है, आप कुछ भी कर लो तीसरा आ रहा है। पर एक केस हो सकता था, अगर ये V2 क्या हो जाता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर इसको V1 बनना है तो इस V2 को क्या बनना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई जो V2 है वो किसी तरीके से क्या बन जाए, नल वेक्टर बन जाए। और इधर भी क्या बन जाए, ये कब आ सकता है, तो यहाँ पे अगर V1 क्या बन जाए हमारा कि भाई V1 कितना हो जाए, V1 हमारा नल वेक्टर बन जाए, तो इस केस में ये पॉसिबल है। पर उसने खुद ने मना करा है कि V1 और V2 जीरो वेक्टर नहीं है, यानी नल वेक्टर नहीं है। तो आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे तीसरा वेक्टर तो आएगा ही आएगा, मतलब जो पहला वाला है वो केस गलत है। तो इसे अपन लोग हटाते हैं कि भाई जो पहला ऑप्शन है वो क्या हमारा यहाँ पे रॉन्ग है। अच्छा, इसके बाद आते हैं सेकंड, देयर एग्जिस्ट वेक्टर्स V1 एंड V2, मतलब ऐसे 2 वेक्टर V1 और V2 एग्जिस्ट करते हैं क्या, फॉर विच जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S है वो 3 हो जाए। तो इसको देखते एक बार, है ना। तो इसे देखने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, तो सेकंड है अपने पास बी ऑप्शन अपना, तो बी ऑप्शन को देखते हैं। तो इस बार 3 होने चाहिए अपने पास, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी सोच कर देखते हैं कि, तो S है हमारे पास पहला वेक्टर V1, दूसरा V2, इसके बाद क्या हो जाएगा V1 क्रॉस V2। तो ये पॉसिबल है क्या, एक बार देखते हैं भैया ना, मतलब 3 ही वेक्टर होने चाहिए, 3 होने चाहिए, और या इसके बाद वाले जो भी आए वो कैसे आ जाए, सेम आ जाए। मतलब सेम आ जाए तो हम बोलेंगे कि भाई सेट में एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम उन्हें तो काउंट करेंगे ही नहीं। तो ओवरऑल कितना आंसर है, 3 हो जाए। तो सोचते हैं, तो एक बार हम खुद से वेक्टर रख के देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक तो ऐसा हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे V1 को क्या ले लूँ, मान के चलो V1 आपका आई कैप है और V2 आपका जे कैप है। अब सोच के देखो, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक नया वेक्टर आएगा। तो जो नया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इधर लिख लेते हैं कि भाई ये है आई, ये है जे और ये है के है। तो अगर आई क्रॉस जे मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा, एक नया वेक्टर है। आगे सोचते हैं और क्या हो सकता है यार, अब इन दोनों का क्रॉस करके देखते हैं। तो इन दोनों का क्रॉस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। फिर के क्रॉस आई कितना हो जाएगा, तो के क्रॉस आई कितना हो जाएगा, ये जे हो जाएगा। फिर आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा आपका, वापस किया जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब इसमें कितने एलिमेंट, सवाल ये है कि इसमें एलिमेंट कितने हैं। तो देखो ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। यहां से देखो रिपीटेशन चालू, रिपीटेशन चालू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस कितना हो गया, अभी 3 ही है यार। तो 3 है, मतलब ये सही है, ये बिल्कुल बात सही है कि भाई 3 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। वो पिछली बार भी अपन ने देख लिया था कि 3 तो हो ही सकते हैं ना। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या सही है, तो हम इस पर टिक लगाते हैं कि ये हमारा आंसर सही है। तो चलो इस पर चलते हैं। अब आगे बोला देयर एग्जिस्ट वेक्टर V1 एंड V2 फॉर विच नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, जो S है उसमें 4 है। मतलब ऐसे 2 वेक्टर V1 और V2 एग्जिस्ट करते हैं जिसके लिए जो हमारा जो सेट है S, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 4 होने चाहिए। तो यार देखते हैं यार, ऐसे वेक्टर पहले सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। तो हम ऑप्शन सी पे चल रहे हैं, तो सी को एक बार देख लेते हैं भैया ना, तो सी का क्या सीन है। तो देखते हैं, ये हमारा एस सेट हो जाएगा। तो कितने, 4 वेक्टर ना, तो पहला V1,
दूसरा कितना हो जाएगा v2। अब v3 वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, v1 क्रॉस v2। और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं क्या सोचूं उस वाले फंक्शन से जो कि लिखा था, मुझे v4 सोचना ना। तो v4 हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन था vn+2 बराबर था vn क्रॉस vn+1 था ऐसा। तो अगर मैं यहाँ पे n को 2 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे v2 क्रॉस में v3 आ जाएगा, मतलब v2 क्रॉस v3 यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, हाँ तो यही बन जाएगा अपना, कितना हो जाएगा v2 क्रॉस v3 जो भी है ना, और इस तरीके से। तो मतलब 4 आ जाने चाहिए, इसका सवाल ये कि 4 आ सकते हैं क्या, तो अब देखते हैं ना। तो सोच के देखते हैं कोई सा वेक्टर से ना। तो पहला वेक्टर अगर अपन लोग ले यहाँ पे कितना i+j लेके देखें, और जो दूसरा वेक्टर है वो हम j ले लेते हैं ना, कि भाई ये है हमारे पास j। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सोचते हैं पहले कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितना होगा हमारे पास। तो जो i क्रॉस j है वो कितना हो जाएगा हमारा k हो जाएगा, i क्रॉस j कितना हो जाएगा k। और इधर कितना हो जाएगा, j क्रॉस j 0 हो जाएगा, तो k ही आ जाएगा हमारे पास, तो ये k कैप है। आगे चलते हैं, अब j क्रॉस k कितना होगा अपना, तो j क्रॉस k जब अपन करेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास कितना i, तो ये i कैप, j क्रॉस k तो ये i हो जाएगा हमारा। अब k क्रॉस i कितना हो जाएगा, तो k क्रॉस i अपना वापस j आ जाएगा। और सोचते हैं तो ये कितना हो जाएगा, i क्रॉस j कितना हो जाएगा, तो i क्रॉस j कितना हो जाएगा हमारा, ये k कैप हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता रहेगा एंड सो ऑन। अब देखते हैं कहानी में क्या है, ये डिफरेंट था अपने पास, ये भी डिफरेंट था, ये भी डिफरेंट था, और फाइनली ये भी डिफरेंट था। पर आप अगर इसके बाद देखो तो फिर से जे आया, फिर से के आया, मतलब रिपीटेशन है, क्योंकि मेरे पास जे और के ऑलरेडी थे इस सेट में। तो अगर मैं जे क्रॉस के करूँ तो फिर से क्या आएगा, आई कैप आएगा, फिर के क्रॉस आई करूँ तो फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास, जे कैप आ जाएगा। तो रिपीटेशन है, यानी इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास रिपीटेशन है। तो इसमें क्या हमारे 4 एलिमेंट्स पॉसिबल है, तो हाँ भाई इसमें 4 एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। तो हमारे पास ऐसे वेक्टर v1 और v2 वेक्टर, हमारे पास ऐसे 2 वेक्टर हैं इस वाले केस में। तो आगे चलते हैं। आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा सोचो तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि v4 जो है उसको क्या लिख सकते हैं, v2, और क्रॉस में जो v3 अभी अभी उसको क्या लिखा था अपन ने, v1 क्रॉस v2, आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे। चलो नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। तो फाइनली ये आंसर अपना सही है। अब आगे चलते हैं कि इफ फॉर सम v1 एंड v2 द सेट s इज इनफाइनाइट, मतलब कोई वेक्टर है v1 और v2 जिसके लिए हमारा सेट क्या है, s इनफाइनाइट है, देन द सेट t इज आल्सो इनफाइनाइट। तो क्या ये ट्रू है, तो देखते हैं भाई एक बार है ना। तो हम एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो कहानी में जो डी ऑप्शन है वो थोड़ा सा मज़ेदार है। तो क्या है हमारे पास, सेट एस में हमें 2 ऐसे वेक्टर सोचने हैं जिसके लिए एलिमेंट्स कितने हो जाए, इस सेट में क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए ना। तो सोच के देखो, अगर मैं पहला वेक्टर क्या ले लूँ, आई कैप ले लूँ, दूसरा वेक्टर अगर मैंने 2j कैप ले लिया, तो तीसरा क्या हो जाएगा आपके पास, हम लिख लेते हैं पहले, ये आई है, ये j है, ये k है। तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 2, और ये हो जाएगा कितना, i क्रॉस j। तो i क्रॉस j कितना हो जाएगा, ये k हो जाएगा। अब कहानी में इनका देखते हैं, तो ये 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये i कैप हो जाएगा। फिर आगे आगे सोचते हैं, तो ये 8 कितना हो जाएगा, ये j कैप हो जाएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा आपके पास k क्रॉस i, तो k क्रॉस i j है। अच्छा और सोच लेते हैं, तो ये 8 चौक 32, मतलब ये 32 हो जाएगा, तो 32 और यहाँ पे k कैप आ जाएगा। तो ये एंड्स ऑन, ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। मतलब ये इन्फिनिटी बन रहा है इन दोनों वेक्टर्स के लिए, मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है। इसके बाद इसने बोला कि क्या इन दोनों वेक्टर्स के लिए जो अब टी सेट है, टी सेट, तो उस टी सेट के अंदर भी क्या इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो देखते हैं भाई, तो टी सेट में क्या है, टी सेट में है हमारे पास यूनिट वेक्टर्स है ना। तो देखते हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई, मतलब पहले हो जाएगा आई कैप डिवाइड में कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस लेना ना, तो स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर, तो फाइनली ये तो आई आ जाएगा ना, हाँ ठीक है। अच्छा इधर कितना आएगा, इधर आ जाएगा तुम्हारा 2, और इधर हो जाएगा आई कैप, और नीचे आप लिखोगे रूट में कितना 2 स्क्वायर, तो फाइनली 2 ही निकल जाएगा यार, तो लिख देते हैं। अब पैटर्न समझ में आएगा कि वापस अगर मैं यहाँ पे 2 के कैप लिखता हूँ तो वापस नीचे भी कितना आएगा, 2 आएगा। और इधर की कहानी में क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे 4 आई कैप लिखते हो तो नीचे की तरफ कितना आ जाएगा, रूट में 4 का स्क्वायर, तो कट के वापस 4 आ जाएगा। इधर की तरफ कितना आ जाएगा, ये 8 है, यहाँ पे j और k और नीचे 8 आ जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलना। देखते हैं कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स या नहीं है।
तो यहाँ पे मेरा आई कैप है और इधर की कहानी में कितना है मेरे पास, ये जे कैप था, आई थिंक मैंने गलती लिख दिया ना, जे कैप और ये कैप था, तो ये कितना हो जाएगा जे, ये के था चलेगा, फिर आई, फिर जे। अब पैटर्न समझे, ये के आएगा अपने आप, मतलब रिपीटेशन है यार, मतलब 3 ही दिख रहे हैं मेरे को तो नहीं है भाई। अब इन दोनों वेक्टर्स के लिए इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है, मतलब ये बात ट्रू नहीं है। तो चलते हैं पीछे की तरफ। तो ये बात ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे आ जाते हैं भाई, है ना। तो हम लोग ऐसे करते हैं क्रॉस, है ना। इफ फॉर सम v1 एंड v2 द सेट s इज इनफाइनाइट, सही था, देन द सेट t इज आल्सो इनफाइनाइट, तो गलत है भाई। तो हमारे आंसर यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2 ही आंसर, बी और सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पल्लू। अच्छा, ये क्वेश्चन है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है, चलो इसे भी लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लेट सी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे इसके अंदर। कंसीडर द फंक्शन, अब ये काम की चीज़ है कि भाई इसे लिख लेते हैं पहले ना, कि h इज सच दैट, c से c में है ना, डिफाइंड बाई एच ऑफ जेड। अब ये है अपने पास कितना, अच्छा ये है अपने पास काम की चीज़ कि भाई इसने बोला है कि एच ऑफ जेड जो है वो आयोटा इंटू जेड के बराबर है। चलो चलते हैं आगे। आयोटा रूट -1 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकती है। चलते हैं, तो पहला है एच मैप्स द यूनिट सर्कल, ठीक है, कि एच मैप्स द यूनिट सर्कल एस, ये है, अच्छा ये यूनिट सर्कल है, टू एस, मतलब जो एच है वो एस को एस से ही मैप करता है, ये वाला जो फंक्शन है एच ऑफ जेड आयोटा इंटू जेड। तो पहले बनाते हैं एक यूनिट सर्कल, है ना। तो यूनिट सर्कल ए को चेक कर रहे हैं भाई ना, तो बहुत आराम से चलेंगे। तो ये है अपने पास एक सर्कल और इधर की तरफ है कहानी में ऐसा कुछ, तो ये अपना यूनिट सर्कल है। तो आ जाते हैं अब यहाँ पे, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस 1 है, तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे अपने पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर है यहाँ पे ना। तो ये जो वेक्टर है इसको थोड़ी देर के लिए एक नाम दे देते हैं कि ये है अपना कितना 2+3 आयोटा ना, कि भाई यहाँ पे जेड है अपना 2+3 आयोटा। अब इसका कहना है कि अगर मैं इसको जाके इस फंक्शन में रखूँ तो क्या ये इसी सर्कल पे लाई करेगा क्या, मतलब क्या h इसको यूनिट सर्कल पे मैप करेगा, क्या ये इसी सर्कल पे लाई करेगा, तो सवाल ये है। तो अब देखते हैं, तो वो क्या है एक्चुअली, वो आयोटा इंटू जेड है। तो उसने जेड को पता है क्या करा है, जेड को क्या करा, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से मल्टीप्लाई करा, मतलब उसको कितना रोटेशन दिया उसने π/2। तो यहाँ पे रोटेशन कितना, सिंपली रोटेशन π/2 है यहाँ पे। तो रोटेशन जैसे ही π/2 होगा तो आप सोच के देखो उसकी रेडियस तो अभी भी उतनी ही रहनी है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, मतलब 90 डिग्री इसने रोटेशन लिया, तो अभी भी ये सर्कल पे ही लाई कर रहा है, मतलब सर्कल पे ही है। अब आप ये वेक्टर चाहो तो कहीं पे भी ले लो, अगर मान के चलो कि कल को मैं इसे लेके यहाँ पे आ जाता हूँ, तो आप 90 डिग्री रोटेशन दो तो इसको ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा भाई, सर्कल पे ही है, अभी भी कहानी में सर्कल पे ही है। मतलब आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो तो वो लाई सर्कल पे ही करेगा, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट सर्कल है ना। अगर ये सर्कल सेमी सर्कल होता तो उस वाले केस में हम एक दो जगह फंस जाते, पर ये एक कंप्लीट सर्कल है, मतलब यहाँ पे काम अपना पूरा चलेगा। तो ये जो पहला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है कि आप इस सर्कल पे कहीं पे भी जाके कोई भी पॉइंट ले लो, वो रोटेशन के बाद 90 डिग्री पे इसी पे ही लाई करने वाला है, तो ठीक है। तो अच्छा ये जेड 2+3 आयोटा था, तो ये कितना हो जाएगा अपना भाई, ये कहानी में हो जाएगा यहाँ पे ये -2 बन जाएगा और इधर तो 3 रहेगा ना, वाई तो 3 पॉजिटिव है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बी पे, है ना। तो बी पे बोला कि एच मैप्स कॉम्प्लेक्स अपर हाफ प्लेन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स अपर हाफ प्लेन जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू सी एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, ठीक है। थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज जो है ना वो अजीब है, बाकी क्वेश्चन तो इजी ही है ये। तो अगर ये बोल देते ना कि सर्कल पे ही लाई करता है तो ये बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, है ना। तो इधर देखते हैं ना, तो ये हमारा रियल एक्सेस, इधर की तरफ इमेजिनरी एक्सेस। तो देखते हैं, तो एच मैप्स कॉम्प्लेक्स अपर हाफ प्लेन फॉर वाई ग्रेटर देन 0 ना। तो वाई ग्रेटर देन 0 देखते हैं एक बार ना। तो वाई ग्रेटर देन 0, देखो ये जो लाइन है वाई बराबर 0 हम सबको पता है। तो वाई ग्रेटर देन 0 वाला जो एरिया होगा ये वाला एरिया होगा, इधर का एरिया, तो हम इसी की बात कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं कि मान के चलो मैंने इस पर कोई एक पॉइंट लिया, सोच के देखते हैं ना। तो यहाँ पे कोई वेक्टर लिया मैंने, कोई पॉइंट है ना। तो अब वो फंक्शन क्या करेगा, इसको आयोटा घुमाएगा ना, इसको आयोटा घुमाएगा। तो ये अभी यहाँ पे था, यहाँ पे कोई पॉइंट था ना, तो इसको आयोटा घुमाएगा तो 90 डिग्री घूमेगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा यहाँ पे, सोच के देखो ना। तो मान के चलो कि ये जो है हमारा जेड इज इक्वल टू कितना हमारे पास, फिर से वही 2+3 आयोटा ले लिया मान के चलते हैं। तो 90 डिग्री घूमने पे ये कितना हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा अपना कितना 2, और इधर आ जाएगा कितना -2 और ये 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ठीक है।
अच्छा ये पॉइंट इधर होता तभी भी भाई 90 डिग्री पे रोटेशन करके ये इसी प्लेन में रहने वाला था, मतलब मैप करता है। पर अगर सोच के देखो यही पॉइंट यहाँ पे हो जाए, मतलब इधर हो जाता, मतलब यहाँ पे हो जाता इस जगह पे, तो ये कहाँ पे आ जाता? अब इसको जैसे ही 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये आ गया इधर, और इधर प्लेन नहीं है ये वाला, ये y ग्रेटर देन 0 के एरिया से बाहर निकल गया, मतलब ये वाला ऑप्शन कैसा हो गया अपना? ये ट्रू नहीं है भाई, तो ये गलत है ना। तो इसको हटाते हैं अपन लोग, तो बी वाला गलत है ना, तो बी को हटाते हैं यहाँ से। तो भाई ए तो अपना सही था ना, ए सही था, मैप हो रहा था, ये गलत है। फिर बोला है कि एच मैप्स द यूनिट स्क्वायर सेंटर्ड एट 0 टू इटसेल्फ। ठीक है, तो मतलब एक यूनिट स्क्वायर है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो 1 है और सेंटर उसका 0 पे है, तो देखते हैं ना। तो इस तरीके से भाई, अच्छा पेन चेंज कर लेते अपन थोड़ा सा। तो ये है हमारे पास ऐसा कुछ, तो इस तरीके से। तो जो स्क्वायर उसका सेंटर 0,0, तो यहाँ पे रख दिया भाई उसको, तो ऐसे ही बना लेते हैं ना, तो उसके ओरिएंटेशन से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो अब देखते हैं ना कि ये है हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। अब सोच के देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ ना, जस्ट सोचते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसका इधर की तरफ एक पॉइंट है ना, इधर की तरफ। तो अब जो वो फंक्शन एच ऑफ जेड जो भी है आयोडा इंटू जेड, तो वो क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा कितना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रोटेट होकर ये कितना बनेगा यहाँ पे, तो ये इधर की तरफ आ जाएगा भाई यहाँ पे। तो अभी भी ये स्क्वायर पे लाई कर रहा है। अच्छा और पॉइंट लेके देखते हैं कहीं पे, अगर मैं इसे यहाँ पे भी लेके आ जाऊँ इस जगह पे भी, तो 90 डिग्री रोटेट करके ये यहाँ पे रहेगा, और यही पॉइंट अगर इधर भी हो तभी भी ये 90 डिग्री रोटेट करके कहाँ पे रहेगा हमारे पास, इधर की तरफ ही रहने वाला है। मतलब ये पॉइंट किधर भी लो पर ये रहने वाला हमारे पास स्क्वायर पे ही है, मतलब ये स्क्वायर पे ही लाई करेगा, मतलब ये बात सही है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी हमारा करेक्ट है। तो इसे हम लोग टिक करते हैं भाई कि ये जो पॉइंट है वो ओवरऑल हमारा कहाँ पे रहने वाला है, वो स्क्वायर पे ही रहेगा। तो इधर की तरफ अगर मैं देखूँ तो ये भी सही था। अच्छा अब यहाँ पे लिखा है कि ये एच ऑफ एच है एक्चुअली, है ना, मैप्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन टू दैट लाइन, है ना, कि एच ऑफ एच कि स्ट्रेट लाइन को क्या करता है, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है उसको मैप करता है, ठीक है, मतलब वो जो पॉइंट है वो उसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है ना। तो ये जो एच ऑफ एच है इसे समझते हैं पहले ना। तो भाई इधर की तरफ आ जाते हैं, तो हमारे पास मान के चलते कि इस तरीके से पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लेते हैं एक बार। तो इस तरीके से अपने पास, तो मान के चलते कि ये ओरिजिन है अपने पास, तो ये ओरिजिन है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, सोच के देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से और ऐसा है। तो पहले देख लेते कि उसने बोला क्या है, उसने बोला कि एच ऑफ एच, है ना, तो मतलब ये बोल रहा है कि एच ऑफ एच जेड की बात कर रहा है इस तरीके से ना। तो एच ऑफ जेड था हमारे पास कितना आ जाएगा, एच ऑफ जेड आयोटा इंटू जेड था अपना ना, ऐसा था ना। तो एच ऑफ जेड कितना हो जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा अपना कितना, ये आयोटा स्क्वायर जेड हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर जेड, तो ये माइनस का जेड हो जाएगा। मतलब इस बार जो रोटेशन है वो रोटेशन अपना कितना है, वो 180 है। तो मान के चलो ये कोई इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो ओरिजिन से पास कर रही है पहली चीज़, तो अब ये लाइन इधर भी जा सकती थी, इस तरीके से भी हो सकती थी, ऐसा कुछ। तो इस लाइन पे मान के चलो कि यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट कितना है हमारे पास, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट है, मान के चलते हैं कि जेड इज इक्वल टू हमारे पास कुछ एक्स प्लस आयोटा वाई समथिंग जैसा कुछ। तो यहाँ पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो अगर मैं इस पॉइंट को कितना रोटेशन दूँ, रोटेशन अगर मैं इसको 180 देता हूँ तो ये इसकी इमेज बन जाएगा इधर की तरफ, मिरर इमेज बनेगी किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट इसकी मिरर इमेज बनेगी है। तो यानी ये जो पॉइंट है ये इधर की तरफ आ जाएगा भाई, मतलब ओवरऑल तो ये पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, मतलब ओवरऑल पॉइंट जो है हमारा स्ट्रेट लाइन पे ही अभी भी है ना। अच्छा इधर की तरफ कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लेके देखते हैं, तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट अपने पास, तो अगर मैं इसको क्या करूँ 180 रोटेशन दूँ, क्योंकि उसने माइनस जेड बोला ना, तो माइनस जेड जब आप करोगे तो ये किधर की तरफ आएगा, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे कहीं लाई कर जाएगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसको अपन थोड़ा सा ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ पे माइनस का 2 है और इधर की तरफ हमारे पास कितना प्लस का 3 आयोटा, ऐसा कुछ है। तो जब आप माइनस जेड करोगे तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा जेड इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा 2 माइनस 3 आयोटा,
मतलब ये इसके एक तरीके से मिरर इमेज होगी है ना, तो ये यहाँ पे लाई करेगी। मतलब ओवरऑल जो पॉइंट है वो 180 रोटेशन लेके इस ही स्ट्रेट लाइन पे ही लाई कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन है देखते हैं ये ट्रू या फॉल्स है। तो HOH मैप्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन टू दैट लाइन, मतलब उसी पे लाई कर रहा है। तो ये बात भी सही है कि भाई वो जो पॉइंट है वो इसी के ऊपर है। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो इसके आंसर कितने हमारे पास, ए भी सही था, इसका सी भी सही था और इसका डी, तो सिर्फ एक गलत है यहाँ पे जो कि है बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है अपने पास कुछ कुछ मैट्रिक्स का थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो देखते हैं। तो ये है हमारा फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेट हाईएस्ट डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। कंसीडर एम इंटू एन मैट्रिक्स। तो इस तरीके से जो ए है हमारे पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है भाई। तो ए इज इक्वल टू है अपने पास ए आई कॉमा जे, और इधर की तरफ है हमारे पास एम इंटू एन, ठीक है। तो एम इंटू एन मैट्रिक्स है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसके एलिमेंट्स हमें ये दे जाएगा भाई, ये जो भी लिखा है ना यहाँ पे, तो ये अपन को इसके एलिमेंट दे जाएगा। तो यहाँ पे पी आई मैक्सिमम कुछ ये लिखा है, फिर ये, तो इसका बाद में यूज करेंगे। पहले अपन मैट्रिक्स देखते हैं मैट्रिक्स कैसी बनेगी यहाँ। तो जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से दिख सकती है कि भाई हमारे पास m इंटू एन की मैट्रिक्स है ना, तो सोचते हैं। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13, और आप इस तरीके से चल जाओगे एंड सो ऑन, आप यहाँ पे A1n चले जाओगे। इधर की तरफ कितना आएगा हमारे पास, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A22 A23, और इस तरीके से हमारे पास A2n हो जाएगा। अब आप नीचे की तरफ आओगे, तो नीचे की तरफ आओगे तो कॉलम सेम है पर रो चेंज हो रही है। तो एक दिन मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, mth रो पे चला जाऊँगा और फर्स्ट कॉलम में खड़ा हूँ। तो इस तरीके से इधर भी सोचोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा कि मैं भाई यहाँ पे mth रो में ही हूँ पर कॉलम सेकंड है। इधर की तरफ सोचेंगे तो कितना आएगा भाई कि भाई मैं यहाँ पे mth रो में खड़ा हूँ पर कॉलम कैसा है, थर्ड। अब इधर की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ फाइनली आप क्या करोगे कि भाई मैं mth रो में खड़ा था और nth कॉलम था, मतलब ये वाला एलिमेंट अपना ना, ठीक है। तो इस तरीके से दिखेगा। अब हम एलिमेंट सोचते हैं थोड़ा सा ना, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा मज़ेदार है इसका एलिमेंट सोचना ना। तो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे i को कितना रखूँ 1 और इसको भी 1, मतलब i और j दोनों 1 रख के देखते हैं। तो दोनों 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा d और फर्स्ट डेरिवेटिव ना x की पावर m और अपॉन कितना हो जाएगा dx, ऐसा कुछ हो जाएगा। और नीचे की तरफ एट x इक्वल टू 1 करना अपन को, तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास dy और 1 ही रखना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इधर भी हमारे पास कितना आ जाएगा y रेज़ टू पावर n है, तो और नीचे की तरफ dy और एट y इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन चल रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा m इंटू एक्स रेज़ टू पावर m माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा n इंटू वाई रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो इसका हमें देखना है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, और इसका कहाँ पे देखना है एट वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा फाइनली, ये तो 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर है m डिवाइड बाई n, यानी पहला एलिमेंट कितना आएगा m डिवाइड बाई n। तो ये है हमारा m डिवाइड बाई n। नेक्स्ट सोचते हैं। तो यहाँ पे तो नेक्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 2 है, मतलब रो अभी भी अपनी कैसी है, फर्स्ट ही है, बस कॉलम सेकंड है। तो अगर i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू अभी भी 1 है, तो i की वैल्यू 1 है तो ऊपर वाला आंसर सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे अभी भी 1 ही आएगा, तो ऊपर तो सेम ही रहेगा, तो ऊपर m आ जाएगा। नीचे की तरफ क्या चलेगा अपना, अगर नीचे मैं कितना रखूँगा, यहाँ पे j की जगह पे कितना, इस बार j की जगह पे 2 है, तो 2 रखोगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो कितना हो जाएगा इसका, तो अगर आप सोचोगे तो ये ओपन होगा किस तरीके से n इंटू एन माइनस 1, और जब आप y को 1 रखोगे तो वो फाइनली 1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, इस बार भी i की वैल्यू 1 है तो ऊपर वाला सेम रहेगा, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा आपका n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, इस तरीके से, और ये ऐसा चलेगा। अगर आप इसका पैटर्न समझ पाओ तो देखो न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर देखो एक पैटर्न फॉलो करता है, n फिर n माइनस एन इंटू एन माइनस 1 फिर n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। तो लास्ट में सोच के देखो ये तो अभी भी सेम ही है क्योंकि मैं फर्स्ट रो में ही चल रहा हूँ अभी भी, पर नीचे की तरफ जो ये पैटर्न है ये फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं लास्ट में मुझे दिखेगा कि ये फैक्टोरियल n होगा भाई डेफिनेटली ना। तो ये दिखा। अब इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट वाला क्या होगा, इस बार सेकंड रो में। तो सेकंड रो में तो यहाँ पे 2 चढ़ेगा इस बार, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो सोच के देखते हैं 2 वाले केस में कितना होगा, जैसा यहाँ पे हुआ था वहीं पे हो जाएगा। तो 2 वाले केस में हो जाएगा हमारे पास 8 2 है, तो ये अब फैक्टोरियल के तरीके से सोचते हैं ना, तो 2 बार खुलेगा, तो 2 बार खुलेगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा भाई m इंटू एम माइनस 1। तो इसे 2 बार खोला, ये नीचे एक ही बार है तो नीचे n ही रहने वाला है
क्योंकि मैं अभी भी फर्स्ट कॉलम में ही हूँ। अच्छा इधर की तरफ आते हैं, तो ये 2 बार खुलेगा, अब 2 बार ही खुलना है ऊपर की तरफ, तो m इंटू कितना हो जाएगा m-1, और इधर के नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, नीचे 2 बार खुलना है तो n इंटू n-1 जैसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर 2 बार खोलना अपन को फैक्टोरियल को, तो कितना हो जाएगा ये m इंटू m-1, और नीचे की तरफ आ जाएगा हमारे पास, इसको 3 बार खोलना है इस बार, तो ये कितना हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2, और इस तरीके से चलना है। अगर ध्यान रहे तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो सेम चल रहा है, तो न्यूमरेटर सेम है तो मैं इसे m इंटू m-1 ही रखता हूँ, नीचे की तरफ ये जो खुल रहा है तो एक टाइम पे जाके n फैक्टोरियल ही बन जाएगा, तो ये n फैक्टोरियल। अब हमें ये पैटर्न दिख गया कि ये जो पैटर्न फाइनली फॉलो हो रहा है ये फैक्टोरियल का है, तो हम सो ऑन चलते हैं इस तरीके से कि भाई लास्ट में अगर मैं जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा वो देखना अपन को ना। तो देखते हैं, तो लास्ट में जब अपन चलेंगे तो ये जो है, अब सोच के देखो आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो ये रो एक टाइम पे mth रो आ जाएगी, तो mth रो आएगी तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये m फैक्टोरियल बन जाएगा, और नीचे की तरफ कितना रहेगा, नीचे की तरफ सेम ही रहने वाला n। अच्छा इधर की तरफ क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे पैटर्न सेम था ऊपर वाला, तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा फैक्टोरियल m, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा n इंटू n-1। सेम तरीके से इधर भी क्या हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल m, क्योंकि मैं mth रो में ही चल रहा हूँ, और नीचे की तरफ हो जाएगा हमारा कितना n इंटू n-1 इंटू n-2, और इस तरीके से चलेंगे हम लोग, और लास्ट में क्या मिलेगा अपन को। अच्छा ये यहाँ पे मज़ेदार है कि भाई ये फैक्टोरियल m है, तो ऊपर तो फैक्टोरियल m ही है जो न्यूमरेटर है, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ हमारा फैक्टोरियल n बन जाएगा इस बार, तो ये फाइनली हमारे पास मैट्रिक्स ऐसी बन के लिखनी जो कि m इंटू n है। तो अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं कि भाई क्या क्या यहाँ पे सही है और क्या क्या गलत है। तो देखते हैं पहला वाला ऑप्शन, P इज ग्रेटर देन Q। तो पहले ये पढ़ लेते कि पी आई मैक्सिमम ऑफ ए आई जे, और जे है आपका 1 to n, तो सोचते एक बार ना, तो इस तरीके से भाई, तो I यहाँ पे हमारा पहले वाले में अगर मैं इससे सोचूं कि P1 है, तो P1 वाले केस में I कितना है, I हमारा 1 ही है, तो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम सोचना, मैक्सिमम ऑफ किसका, तो I1 है, तो I1 है तो इस बार क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, I को 1 ही लेके चलना है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा A12, नेक्स्ट क्या हो जाएगा A13, और सो ऑन चलेंगे तो एक टाइम पे आ जाएगा फर्स्ट रो में मैं nth कॉलम पे खड़ा हूँ ऐसा। अब P2 सोचोगे तो P2 कितना आ जाएगा, तो इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे अपन लोग कि भाई हमें थोड़ा सा लिखने को मिल जाए लास्ट में। एक मिनट इरेजर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ते तो यहाँ पे P2 जैसा कुछ आ जाएगा, तो P2 कितना हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ, तो यहाँ पे देखते हैं, तो मैक्सिमम ऑफ इस बार जो I की वैल्यू है वो रखने वाले ने कितनी रखी है, वो 2 रखी है भैया ना, तो 2 रखी है तो इसको लेके चलते हैं, तो इस बार कितना हो जाएगा A21, फिर कितना आ जाएगा A22, और फिर आ जाएगा हमारे पास A23, और इस तरीके से चल रहे हैं हम लोग 2n तक पहुँच जाएंगे एक दिन। और ऐसे नीचे की तरफ आओगे तो हम एक्चुअली देखा जाए तो हम कॉलम्स को सेम, हमारे जो रोज है वो सेम है, 2 2 2 2, कॉलम्स चेंज हो रहे हैं, तो एक टाइम पे जब मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो मैं कौन सी रो में रहूँगा, मैं mth रो में रहूँगा यहाँ पे, तो mth रो में तो यहाँ पे PM बन जाएगा अपना, तो यहाँ पे भी देखते हैं। अच्छा ये n है ना, अच्छा सॉरी PM नहीं, यहाँ पे बनेगा हमारे पास क्या PN, तो इससे हम लोग थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, जब मैं यहाँ पे इससे n रखूँगा तो ये बन जाएगा आपका PN, तो PN में क्या आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ, तो इस बार आ जाएगा हमारे पास जो I की वैल्यू है वो सेम रहने वाली है, तो ये N1 फिर हो जाएगा हमारे पास AN2, और इधर हो जाएगा AN3, और ऐसे करके ANN, ऐसा कुछ मिल जाएगा हमको। तो इस तरीके से चल रहे हैं हम लोग है ना। अब सोचते हैं कि इसमें मैक्सिमम कौन सा है, तो ये हमारा A11 A12, तो अगर देखेंगे तो A11 A12 ये पूरा है, तो इसमें मैक्सिमम देखना अपन को ना, तो ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम कौन सा होगा, तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो जो न्यूमरेटर है वो सब में सेम है, पर डिनोमिनेटर क्या हो रहा है वो चेंज हो रहा है, वो वेरी कर रहा है, तो जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा सबसे छोटा, तो वो मैक्सिमम है। तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा कौन से में, तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा हमारे पास किस में, इस वाले में। अगर आप इसे देखो तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा m/n, तो पहले का आंसर है हमारे पास m/n। नेक्स्ट सोचते हैं हमारे पास इधर की तरफ, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर क्या सेम है, डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है, तो इसका मैक्सिमम क्या होगा, यही बन जाएगा पहला वाला, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास m इंटू m-1, और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा डिवाइड में n, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा। अब लास्ट में देखोगे तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है, तो डिनोमिनेटर जहाँ पे क्या होगा लीस्ट होगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल m/n।
तो इधर बोला है कि P अब आपका इसमें मिनिमम कौन सा है, ये हमारा Pi था P1 P2 से लेके Pn तक, तो इसमें जो P मिनिमम है, मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम देखना अपन को भैया ना। तो ध्यान से देखो तो ये हमारे पास m/n है, इधर m इंटू एम माइनस, अगर आप ध्यान से इसे ऑब्जर्व करोगे तो पूरे जो एक्सप्रेशन उसमें यहाँ पे n यानी जो डिनोमिनेटर है वो सेम चल रहा है, न्यूमरेटर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये है फिर इस तरीके से चल रहा है। तो जहाँ पे न्यूमरेटर क्या होगा, जहाँ पे न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा तो वही क्या है यहाँ पे मिनिमम होगा। तो न्यूमरेटर सबसे छोटा कहाँ पे है, तो इस वाले केस में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा m/n, यानी यहाँ से निकल के आया मेरे पास जो p मिनिमम है वो कितना है m/n। तो इसे लिख लेते हैं कि भाई जो p मिनिमम है हमारे पास वो आया m/n। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाले के लिए सोचते हैं अपन लोग। तो नेक्स्ट में क्या बोला है हमें, यहाँ पे बोला है कि qj मिनिमम है ना, तो j इस बार अपन को इस तरीके से q1 फिर q2 और qm तक चल रहा है ना, तो चलते हैं। तो इस बोलने वाले ने जो भी क्वेश्चन है उसने क्या बोला कि अपने पास एक बार देख लेते इसको, qj मिनिमम ऑफ aij, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर की तरफ लेके चलते हैं, मिनिमम ऑफ aij। तो इसने बोला है कि जो j है वो आपका है 1 2 से लेके m तक जा रहा है इस तरीके से ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे q1 सोचते हैं, तो q1 वाले केस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या आ जाएगा हमारे पास कि भाई मिनिमम ऑफ, तो q1 यहाँ पे कितना हो जाएगा a1। इस बार i वेरी कर सकता है अपना, तो j सेम है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा a तो यहाँ पे हो जाएगा a, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये 1 है, फिर हो जाएगा a 3 1। और इस बार हम लोग कॉलम में चल रहे देखा जाए तो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 4 1। और इस तरीके से हम लोग चलते जाएंगे और एक दिन हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, लास्ट की तरफ। तो जो रो रहेगी वो हमारी mth रहने वाली है, mth रो, और जो कॉलम है वो अभी भी फर्स्ट है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप q2 सोचोगे तो q2 क्या आ जाएगा यहाँ पे मिनिमम ऑफ, तो इधर की तरफ आ जाएगा हमारा कितना a और 1, इस बार 2 है j की वैल्यू तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इधर की तरफ कितना आ जाएगा हमारा 2 और 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2, और इधर की तरफ कितना हो जाएगा हमारा a, और ये वैरी करेगा i, तो 4 2, और ऐसे करके चलेंगे हम लोग, तो एंड सो ऑन हम लोग आगे चलेंगे। ऐसे ही करके एक दिन हम लोग आ जाएंगे q। अब हमें देखना है एक दिन हमें m पुट करना है यहाँ पे ना, तो m पुट करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो हो जाएगा मिनिमम ऑफ, इधर हो जाएगा हमारा कितना a फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास, इस टाइम है हमारे पास m और ये 2 है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास a, और इधर की तरफ अभी भी हमारे पास कितना है m है, और ये वेरी करेगा अपना। अच्छा j की वैल्यू कितनी है हमारे पास, j की वैल्यू है इस बार, इसे थोड़ा सा सही करते हैं अपन लोग। तो j की वैल्यू इस बार m है, तो ये पहला क्या बन जाएगा, पहला बनेगा 1 और m, दूसरा क्या बनेगा अपना 2m, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा 3m, और ऐसे करके हम लोग चलते जाएंगे एंड सो ऑन। अब देखते हैं हम इसमें मैक्सिमम मिनिमम क्या है ना। तो हमें फर्स्ट वाले कॉलम में देखो a11 फिर a21 फिर a31, मतलब कॉलम हमारा फर्स्ट ही है, तो देखते हैं। तो फर्स्ट वाले कॉलम में हमें देखना है कितना मिनिमम है ना। तो फर्स्ट वाले कॉलम में मिनिमम कितना अपना, मिनिमम देखें तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है सब में, सॉरी डिनोमिनेटर सब में सेम है, तो डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर कैसा। तो जहाँ पे क्या होगा हमारा जो न्यूमरेटर है वो मिनिमम होगा, तो वहीं पे हमें क्या मिल जाएगा, क्यू मिनिमम मिल जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है वो मिनिमम है, तो क्यू जो मिनिमम है इस वाले कॉलम में तो वो कितना हो जाएगा m/n। तो इसी को लेके चलते हैं अपन लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा m/n फर्स्ट वाले में। अच्छा सेकंड में देखते हैं, तो सेकंड में भी सेम सीन है कि भाई जो डिनोमिनेटर है वो सब में सेम है, तो इधर की तरफ है m, तो जहाँ पे भी हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, लीस्ट होगा, लीस्ट, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें मिनिमम चाहिए फाइनली, तो वो मिनिमम हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट वाला ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम। तो ये कितना है m/n इंटू n-1, n इंटू n-1 ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला कॉलम देखते हैं। तो इस वाले कॉलम में भी हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हमें क्या चाहिए, क्यू मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि भाई मुझे दिख रहा है कि ये जो लीस्ट होना चाहिए हमारा न्यूमरेटर, तो लीस्ट सबसे इधर ही है, बाकी बढ़ता जा रहा है, तो वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे m/, ये लिखा अपने पास अच्छा ये हो गया, तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो लास्ट वाला आते हैं, लास्ट वाले फाइनली इसमें देखते हैं। तो इस वाले में हमारा मिनिमम कौन सा है,
तो इसमें देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मिनिमम तो यही है m डिवाइड बाई फैक्टोरियल n, तो इसे ही ले लेते हैं कि भाई ये है आपका m डिवाइड बाई फैक्टोरियल n, ऐसा कुछ है। तो फाइनली पूछने वाले ने क्या पूछा कि आपका, उसने पूछा यहाँ पे कि भाई जो कहानी है इसमें आपका क्यू मिनिमम देख लिया, तो मैक्सिमम कौन सा, क्यू हमारा मैक्सिमम कौन सा है, तो वो देखते हैं अपन लोग। तो क्यू मैक्सिमम जो होगा वो कितना आएगा अपना एक बार देखते हैं भाई। तो ये जो था हमारा m बाई आर, अब मैक्सिमम होने के लिए अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे सब में जो न्यूमरेटर है वो सेम है, हमें चाहिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम चाहिए तो जो डिनोमिनेटर है वो कैसा होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। देखो ये डिनोमिनेटर इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि ये फैक्टोरियल फंक्शन को फॉलो कर रहा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m डिवाइड बाई n। तो पहला आंसर क्या सही है क्या, तो दोनों ही हमारे m डिवाइड बाई n आए। तो अगर मैं इसे टिक करूँ यहाँ पे तो ये तो गलत है, ए वाला गलत है क्योंकि दोनों ही बराबर है, तो p इज़ नॉट ग्रेटर देन q। अच्छा ये देखते हैं कि a11 फिर a22 से लेके an तक है इफ़ m ग्रेटर देन n, तो इसे रख के देखते हैं एक बार। तो इसने बोला कि भाई a11 फिर a22 a33 से ऐसे करके जा रहा है an तक है। तो देख लेते इसने बोला क्या है अपन से एक बार। तो यही पैटर्न है ना, हाँ ये बिल्कुल यही पैटर्न है। अगर m ग्रेटर देन n है तो ये बात ट्रू है क्या, इफ m इज ग्रेटर देन n तभी ट्रू है क्या। तो अब m को और n को हम कोई ना कोई नंबर रख के देख लेंगे ना, तो सोच के देखते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर m हमारा इफ m इज 3 एंड n इज 2, अगर ऐसा ले ले तो अब पहले मैं a11 सोचूंगा यार, पहले a11। तो a11 क्या था कि भाई फैक्टोरियल फंक्शन को फॉलो करता तो एक बार खुलेगा ऊपर और नीचे भी एक बार, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/2, तो ये 1.5 आंसर है पहला, चलेगा। अब नेक्स्ट है 2 देखते हैं ना। तो 2 में क्या करूँगा, 2 बार खुलेंगे ना, तो एक्चुअली डायगोनली चल रहे, तो डायगोनली इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा हमें ये बताना है। तो 2 बार खुलेगा तो ये कैसा हो जाएगा m इंटू एम माइनस वन, और नीचे की तरफ हो जाएगा हमारा कितना n इंटू एन माइनस वन, ऐसा कुछ। तो कितना हो जाएगा भाई, m की जगह पे कितना रखना 3, और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस वन, और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस वन। तो ये फाइनली कितना आ रहा है अपना, तो ये तो 6 बन रहा है, और नीचे कितना बन रहा है 2, तो ये 3। अगर ध्यान से देखो तो डायगोनली ये नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन कैसा अपना सही है। आप चाहो तो इसे 5 और 4 भी ले सकते थे, तो आप ज़्यादा तक नीचे जा पाते हैं ना, तो ये सही है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैसा निकला, सही निकला, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये सही है। अच्छा इसे देख लेते हैं am, n। तो पहले मैं इसे ही मिटा देता हूँ, अब इधर ही देख लेते हैं सारी कहानी है ना। अरे मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा। तो इधर ही देख लेते हैं ना। तो आ जाते हैं भाई, ये वाला am, n और m माइनस वन और n माइनस वन क्या बराबर है, तो लिखते हैं भाई थोड़ी देर के लिए m, n। फिर क्या है हमारे पास am माइनस वन n माइनस वन बराबर हो जाएगा हमारा कितना m माइनस l, और इधर की तरफ कहानी में +1, अच्छा +1 भी है यार, और इधर की तरफ क्या अपना n माइनस l और +1, तो ऐसा कुछ लिखा है। तो L जो है वो इसने बोला कि L मिनिमम है, किसका मिनिमम है, L इज मिनिमम ऑफ m, n। तो अगर ऐसा है तो फिर से हम m और n को कोई 2 नंबर ले लेते हैं। लेट m जो है हमारे पास कितना है 4 ले लेते हैं, और n को 3 ले लेते हैं। तो इस वाले केस में देखते हैं, तो पहला क्या बन जाएगा हमारा, पहला बनेगा अपना 4 3। तो ये जो 4 3 है, अब ये फैक्टोरियल पैटर्न फॉलो करता है, तो ये 4 बार खुलेगा ऊपर की तरफ, 4 बार खुलेगा तो कैसे m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू, और यहाँ पे कितना आ जाएगा m माइनस थ्री, और नीचे की तरफ कितना आ जाएगा अपना 3 बार खुलेगा, तो ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। तो ऐसा कुछ निकल गया अपने पास। अब वैल्यूज रखते हैं, तो 4 और 3, तो m की वैल्यू 4 है, तो m की वैल्यू 4 है, तो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू एक कम करते जाते हैं ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ डिवाइड इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा हमारे पास कितना 2 इंटू 1। तो फाइनली ये कितना निकल गया अपना 4 3 12, और 12 इंटू 2 कितना हमारा 24 डिवाइड बाई 6, तो 24 डिवाइड बाई 6 कितना आ रहा है 4 आंसर आ रहा है इसका ना, इसका 4 है। अब इसे थोड़ा सा और मिटाते हैं और आगे चलते हैं।
तो इधर की तरफ सेकंड चेक कर लेते हैं भाई। अब मैं ये वाला चेक कर रहा हूँ कि ए एम माइनस वन कमा एन माइनस वन है, तो ऐसा ये क्या हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो भाई m की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस वन 3 हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, इधर की तरफ 2 आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ 3 बार खुलेगा, तो ये कितना हो जाएगा m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू, और नीचे की तरफ कितने बार खुलेगा n इंटू एन माइनस वन, तो ऐसा खुलेगा। तो अब मैं वैल्यूज रख देता हूँ, तो वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 इंटू थ्री इंटू टू, और नीचे की तरफ 2 बार ही खुलेगा, तो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 3 है, फिर यहाँ पे 2, तो देखोगे तो कितनी आ रही है भाई, ये तो कट गया ना, तो फाइनली 4। अब देखो ये मैच कर गया। अब आप आगे भी जाओगे तो ये भी डेफिनेटली मैच करने वाला है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैसा है, करेक्ट आप रख सकते हो। यहाँ पे L जो है मिनिमम है, तो मिनिमम बोले तो 3 है, फिर L की वैल्यू 3, तो आप ऐसे रख के देख सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन भी कैसा अपना, ये भी सही है भाई, मतलब सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ M इज इक्वल टू N। अच्छा, इसे भी देख लेते हैं। यानी A हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो भाई इफ A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर A हमारी कैसी मैट्रिक है, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक वाले केस में फिर ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं A12 लिखूं तो A12 किसके बराबर होना चाहिए, A21 के बराबर होना चाहिए सिमेट्रिक वाले केस में। तो देखते हैं A12 तो कितने बार खुलेगा, एक बार, ऊपर एक बार m, और नीचे क्या आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, ऊपर 2 बार खुलेगा, तो 2 बार खुलेगा तो कितना आ जाएगा m इंटू एम माइनस वन, और नीचे की तरफ एक बार। तो इसने बोला है कि इफ क्या है, m बराबर n, तो क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखते हैं। तो m बराबर n, तो रख देते हैं भाई, यहाँ पे n रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन, इधर की तरफ क्या n ही रख देते हैं, चलो, तो कितना बन जाएगा n इंटू एन माइनस वन, और अपॉन में आ जाएगा n, तो ये कट गया अपना, तो ये भी गया कहानी में। तो 1 अपॉन एन माइनस वन बराबर कितना है, n माइनस वन, तो ये तो बराबर नहीं है भाई, तो यानी जो बात बोली गई है वो सत्य नहीं है, तो ये भी गलत है। तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी और सी, ये तो गलत निकला ना भाई, सिमेट्रिक तो नहीं है। तो ये अपना कौन सा सेक्शन था, तो ये सेक्शन बी था।